अब तक जो हमने पढ़ा था फलन की सीमा और फलन की सततता और फलन का एक समान सतत होना, इन तीनों के बारे में एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि तीनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं फलन की सीमा से। हालांकि ये आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन एक बार तीनों के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं हो तो एक बार वापस क्लियर कर लेते हैं। फलन की सीमा क्या थी? आपको एक फलन दिया गया है और जेड टेंड टू जेड नोट दिया गया है, जेड नोट की तरफ टेंड कर रहा है ये। तो जो आंसर आएगा एल मान लो, तो एल क्या हो जाती थी? इसकी सीमा हो जाती थी। यानी जेड जेड नोट की तरफ अग्रसर हो रहा है तो एफ जेड एल की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो ये एल इसकी फलन की सीमा कहलाती थी। ठीक है, तो ये इसकी तरफ इतना अग्रसर हो जाएगा, मतलब ये एफ जेड एल के मान को प्राप्त कर लेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। तो यानी उस बात को अपन कैसे लिख सकते हैं? लेस देन एप्सिलॉन से लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन क्या होती थी? यहाँ पर बहुत छोटी धनात्मक राशि होती थी। फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने। फिर इसके बाद हमने देखी थी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अगर कोई फलन है अपने पास और ये कहा गया है कि x a की तरफ, मतलब इसका जो चर है x है वो a की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, तो x टेंड टू a, तो अगर a नेगेटिव लेते हैं अपन, तो मतलब a के लेफ्ट साइड से अगर टेंस्ट कर रहे हैं अपन a पर, तो ये फलन जो लिमिट प्राप्त होगी वो क्या होगी? लेफ्ट लिमिट होगी। ठीक है, और अगर अपन a के राइट साइड से टेंस्ट कर रहे हैं इस पर, a के राइट साइड से अग्रसर हो रहे हैं, तो यानी a प्लस, तो जो लिमिट प्राप्त होगी वो क्या होगी? राइट लिमिट कहलाएगी। ठीक है, और अब अगर लिमिट, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों बराबर है, अगर ये लिमिट और ये लिमिट दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि फलन की सीमा का अस्तित्व है। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फलन की सीमा के लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर होती है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बिंदु पर, क्योंकि हम आ तो बिंदु ए पे ही रहे हैं, यानी चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो, आ रहे तो बिंदु ए पर ही है। तो ए बिंदु पर अगर फलन का अलग अलग मान प्राप्त होता है, यानी लेफ्ट लिमिट अलग प्राप्त हो रही है और राइट लिमिट अलग प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब फलन का अस्तित्व नहीं है, यानी दो लिमिट प्राप्त हो रही है। और दो लिमिट जब प्राप्त होती है तब हम कहेंगे फलन का अस्तित्व नहीं है। फलन का अस्तित्व कब होता है? जब एक ही लिमिट प्राप्त हो। क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम होती है कि फलन की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, यानी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर एक से ज़्यादा प्राप्त हो गई, इसका मतलब तो अस्तित्व तो है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों लिमिट बराबर हो, यानी यूनिक हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद था कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या था कि मान लो कि फलन पे जो हमें लिमिट निकालेंगे अपन, और फलन पे जो जेड नोट का मान होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? कि फलन जेड नोट पर सतत है। ठीक है, तो और कल हमने देखा था एक समान सतत होना। तो एक समान सतत होने के लिए देखिए, z1 और z2 दो पॉइंट लेंगे अपन, तो फलन की z1 पे मान और z2 पर मान का जो अंतर है वो एप्सिलॉन से भी कम होगा। यानी लिमिट वाले में जब हमने लिमिट की डेफिनेशन देखी थी तो उस समय क्या था कि z1 पर जो फलन का मान है, यानी एफ जेड माइनस, एक सेकंड आपको वापस दिखा दूँ मैं, देखिए एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों बात मैंने आपको बताया था, ये दोनों बातें एक ही होती है। एफ जेड एल पर अग्रसर हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया। फिर मान लो सातत्य की बात करें अपन, तो एफ जेड इस बार देखो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? एफ जेड नोट की। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस बार हमने पॉइंट तो एक ही नोट किया, जेड नोट। अब अगर मान लो
एक समान सततता की बात की जाए तो Z1 और Z2 दो पॉइंट लिए जाते हैं, तो एक तो FZ1 हो जाएगा और FZ0 एक FZ2 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, एक समान सतत कहलाएगा। तो तीनों में शायद आपको डिफरेंस समझ में हो गया होगा कि FZ माइनस एल अगर आप ये शो कर देते हो तो लिमिट है, FZ माइनस FZ0 यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा Z0, पिछली बार क्या था L, इस बार क्या आ जाएगा Z0, तो क्या है, सतत है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाए Z1 और यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाए Z2, तो क्या हो जाएगा, एक समान सतत। मतलब ऐसे आप किसी भी थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो। और बाकी सवाल तो मैंने आपको सिखाए थे कि किस प्रकार करने हैं आपको। हाँ, अभी तक मैंने आपको जो बोला है उसको एक बार वापस मैंने एक जगह नोट कर दिया है ताकि कंपैरिजन में आसानी रहे। तो कंपेयर लिमिट कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सीमा सतत और एक समान सतत में कंपेयर कर रहे हैं अपन। पहले लिमिट देखो क्या है, एफ जेड की जेड टेंस टू जेड नोट पर लिमिट एल है, तो एफ जेड एल की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो अग्रसर होने का मतलब इन दोनों का मान लगभग बराबर हो जाएगा। एफ जेड माइनस एल का जो डिफरेंस अगर लगभग बराबर हो गया तो डिफरेंस क्या आएगा, बहुत शून्य के बराबर आएगा। शून्य नहीं होगा लेकिन शून्य के लगभग होगा, और शून्य के लगभग जो चीज़ प्राप्त होती है उसे अपन लेस देन एप्सिलॉन से लिखते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है, शून्य के लगभग एक संख्या होती है, बहुत सूक्ष्म राशि होती है, तो इसका मान उससे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ऐसे लिखा जाता है। अब कंटिन्यूटी की क्या बात करी थी, कंटिन्यूटी की बात ये करी थी कि एफ जेड की अगर लिमिट निकालो और एफ जेड की इस जिस पे लिमिट निकाल रहे हो जेड नोट पर उसी पर आप फलन का मान निकालो, तो ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगा। तो इसको भी कैसे लिखा जाएगा, एफ जेड माइनस, क्योंकि ये इसकी तरफ अग्रसर हो रहा है तो इन दोनों का अंतर इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि अपन को इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका बस इतना सा मतलब है कि इनका जो अंतर है वो बहुत सूक्ष्म है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ जेड रखा है, यहाँ जेड नोट रखा है। जेड तो यानी सब संपूर्ण संख्याओं को डिनोट कर रहा है यानी वेरिएबल है, और जेड नोट यहाँ पे उस वेरिएबल का कोई कांस्टेंट है। जेड नोट एक संख्या ले ली अपन ने, इस बार देखिए दोनों संख्या लेनी है, जेड वन भी कांस्टेंट हो गया, जेड टू भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि एफ जेड वन की जो लिमिट है और एफ जेड टू की जो लिमिट है वो दोनों इक्वल है, मतलब वो उसकी तरफ अग्रसर हो रही है, इसकी लिमिट इसकी तरफ अग्रसर हो रही है और इसकी लिमिट इसकी तरफ अग्रसर हो रही है, तो यानी ये वाली चीज़ इसकी तरफ अग्रसर हो रही है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, तो एप्सिलॉन लिख सकते हैं। कंटिन्यूटी की तो ये बात क्या होगी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या अंतर हो गया, कंटिन्यूटी तो सिर्फ एक बिंदु पर सीमा को बताती, एक बिंदु पर सततता को बताती है। ठीक है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूरे ग्राफ की कंटिन्यूटी को बताती है। सब समझ गए, मान लीजिए एक मैं ग्राफ खींचता हूँ तो उसके किसी बिंदु पर वो कंटिन्यू है यानी सतत है क्या, वहाँ से टूटा हुआ तो नहीं है ना, तब तो अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी बिंदु पर, और वो पूरा ही एक समान है ना, कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है ना, तो उसके लिए हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बस इतना सही अंतर था तीनों के अंदर। अब इससे कुछ जुड़े हुए सवाल है वो और देख लेते हैं। हाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक सततता का सवाल लिया है। अब इसमें मतलब कंटिन्यूटी का सवाल लिया है, तो कंटिन्यूटी चेक करनी है या फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म मतलब एक समान सततता चेक करनी है, तो इसका डिसीजन कैसे लेंगे। तो देखिए जेड बराबर आयोटा पर चेक करना है, यानी सिर्फ एक बिंदु के लिए कह रहा है, सिर्फ एक बिंदु के लिए कहे तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, और एक पूरे ग्राफ के लिए मतलब एक आपको एरिया के लिए कहे, पूरा क्षेत्र दे दिया जाए कि इस क्षेत्र के लिए ज्ञात कीजिए, तब आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ज्ञात करनी होती है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, सिर्फ कंटिन्यूटी ज्ञात करनी है। कंटिन्यूटी अभी अभी मैंने लिखी थी कि एक तो आपको जिस पे कंटिन्यूटी कही है उस पर लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है, और एक उस पे फलन पर मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए पहले अपन लिमिट फाइंड कर लेते हैं, किस पे कहा है आपको, आयोटा पर, और फलन हमारा क्या है 3z⁴ माइनस 2z³ प्लस पहले अब अपन क्या करते हैं, इस आयोटा को पुट कर देते हैं। तो देखिए z बराबर तो आयोटा पुट करेंगे,
जेड स्क्वायर क्या पुट करेंगे, आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1। जेड क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और जेड की पावर 4 क्या हो जाएगा, +1। ये सभी मान रखने पर तो ये सभी मान देखो यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, 3, जेड की पावर 4 1 है। फिर यहाँ जेड क्यूब की जगह अपन आयोटा रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा। फिर जेड स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस का 8, -2 जेड तो 2 आयोटा और प्लस के 5, और बट्टे में है जेड माइनस आयोटा तो जेड बराबर आयोटा माइनस आयोटा। ये इससे कैंसिल हो रहा है, और 8 - 8 यानी 0, और ये इससे कैंसिल हो रहा है यानी 0/0। ये तो अपरिभाषित है। अब जब लिमिट में अपरिभाषित आ जाता है 0/0 या फिर इन्फानाइट, तब अपन अप्लाई एल हॉस्पिटल का रूल अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं अपन, ऊपर वाले का अवकलन फिर बट्टे में नीचे वाले का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन अलग कर देते हैं। तो ऊपर है 3 जेड की पावर 4 तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 जेड की पावर 3। फिर -2 जेड क्यूब तो ये हो जाएगा 6 जेड स्क्वायर। फिर है 8 जेड स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16 जेड। और फिर जेड 2 जेड है तो उसका 2 हो जाएगा, और फिर प्लस का 5 वो 0 हो जाएगा। और नीचे है जेड माइनस आयोटा तो उसका हो जाएगा 1। अब वापस अप्लाई कर दो जेड बराबर जेड टेंस टू आयोटा। तो अब वापस जेड क्यूब की जगह क्या था, -1, जेड क्यूब की जगह तो -1 था, जेड स्क्वायर की जगह -1, जेड बराबर आयोटा रखने पर तो यहाँ रखेंगे अपन माइनस आयोटा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 रखना है तो -12। यहाँ जेड स्क्वायर पुट करना है तो माइनस माइनस प्लस के 6, और 16 जेड की जगह आयोटा रखना है तो 16 आयोटा और -2, और बट्टे में तो वैसे भी 1 है तो ये हो जाएगा -6 - 2 यानी +4 -8 +16 आयोटा। तो ये तो आ गई लिमिट, ठीक है। अब अगर फलन पे मान ज्ञात करना हो, जेड बराबर आयोटा पर मान, तो देखिए जेड बराबर आयोटा पर जो मान था अभी अपन ने फाइंड किया ही था, क्योंकि जेड बराबर आयोटा को रखने पर ये वैल्यू रखने पर 0/0 परिभाषित ये आ ही रहा था हमारा। इसको मैं एक बार इक्वेशन ए कर देता हूँ। एफ का मान आयोटा पर कितना था, अपरिभाषित। तो इसका मतलब जो एफ जेड है उसकी लिमिट जेड टेंस टू आयोटा और फलन का जो आयोटा पर मान है दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल सा एक मान आ रहा है, इसका तो सिंपल सा मान आ रहा है और इसका अपरिभाषित मान आ रहा है, कुछ मान ही नहीं आ रहा। तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, तो बराबर नहीं आता है। फलन बराबर नहीं होते तो फलन वो सतत नहीं होता। ठीक है। फिर आगे देखिए असतत बिंदु क्या होते हैं। किसी फलन एफ जेड के लिए कोई बिंदु जेड नोट असतत बिंदु कहलाते हैं
यदि उस फलन का z नॉट पर लिमिट और उस फलन का z नॉट पर मान बराबर नहीं हो तथा यह फलन z नॉट पर असतत कहलाता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, इसके असतत बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए असतत बिंदु के लिए आप क्या चेक कीजिए, असतत बिंदु के लिए आप क्या चेक कीजिए कि फलन कहाँ पर परिभाषित नहीं है। तो फलन यानी फलन अपरिभाषित कब होता है वो चेक करना है। ठीक है, तो हमारा फलन क्या है, हमारा फलन ये दिया हुआ है z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। अब यदि जेड स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 हो गया तो 0 रखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इन्फानाइट यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो ये जो दो बिंदु है इन पर फलन परिभाषित नहीं है। इसलिए ये असतत बिंदु कहलाएंगे। अब ये असतत क्यों कहलाएंगे, क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि जो लिमिट और फलन पे मान, क्योंकि फलन पे मान तो इनफाइनाइट है, परिभाषित है, अब चाहे लिमिट कुछ भी आओ बराबर तो हो नहीं सकती। तो इन बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, फलन असतत हो जाएगा और ये बिंदु क्या हो जाएंगे, असतत बिंदु कहलाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, कोसेक जेड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन जेड, 1 अपॉन साइन जेड। अब यदि साइन अपॉन साइन जेड ही 0 हो जाए, पूरा साइन जेड ही 0 हो जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर चाहे लिमिट कुछ भी आओ तो लिमिट का मान और फलन पे मान बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, असतत कहलाएगा। ठीक है, अब साइन जेड 0 कब होता है, या तो 0 हो, z का मान 0, या पाई हो, 2 पाई 3 पाई, यानी पाई का n मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इस पर फलन परिभाषित नहीं है। इसलिए ये असतत बिंदु होंगे। तो ऐसे तो काफ़ी बिंदु मिल सकते हैं अपन को, और अगर आप इसमें प्लस माइनस भी ऐड करो, यानी अगर ये तो पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव साइड जाओ तो भी आपको साइन जेड का मान तो 0 ही मिलेगा। अगर मैं इसको विस्तार करके लिखूं तो 0 प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2 पाई ऐसे करके, तो ये सारे बिंदु क्या होंगे, असतत बिंदु होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।